हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे स्टूडेंट? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो मैं सोनी भारद्वाज आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके इंडियन पॉलिटी का। तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट में हमने स्थानीय स्वशासन पढ़ा था, यानी कि स्थानीय लोकल गवर्नेंस, स्थानीय सरकारों के बारे में पढ़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपकी एचएसएससी का। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। एज पर एग्जांपल भाषा आयोग हुआ, वित्त आयोग हुआ, इस प्रकार निर्वाचन आयोग हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। और ये क्लास शायद आपकी पॉलिटी की संविधान संशोधन से पहले वाली लास्ट क्लास हो सकती है। तो आज की क्लास का जो डाटा है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास की शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? वित्त आयोग के बारे में। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वित्त आयोग। सबसे पहले पढ़ने वाले हम वित्त आयोग के बारे में। तो मैं लिख देता हूं, आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वित्त आयोग के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वित्त आयोग के बारे में। तो हम इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले अनुच्छेद या आर्टिकल 280। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में क्या लिखा गया है, ये पहले भी करवा चुका हूं ये आर्टिकल। इसमें लिखा है वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आप याद रखोगे, वित्त आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसमें एक मुख्य व 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें एक मुख्य व 4 अन्य सदस्य होते हैं। व 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो आप याद रखोगे, एक मुख्य व 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसी में हम पढ़ते हैं, इनकी नियुक्ति हर 5 साल में राष्ट्रपति करता है। तो आप इसी में याद रखोगे, इनकी नियुक्ति हर 5 साल में राष्ट्रपति करता है। हर 5 साल में राष्ट्रपति करता है। हर 5 साल में राष्ट्रपति करता है। इसी में हम पढ़ते हैं वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं। तो हम यहां पे पढ़ेंगे सबसे पहले वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं। फाइनेंशियल कमीशन बोला जाता है। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं। तो हम यहां पर पढ़ेंगे वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं, जिनमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले वही योग्यता जो हर किसी में पढ़ते हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं उसका कार्यकाल या उसकी आयु। तो हम पढ़ते हैं 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु। 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु। और ब्रैकेट में लिख देता हूं, जो भी पहले हो। जो भी पहले हो। इसका मतलब ये है, उसका कार्यकाल तो 5 वर्ष का है नियुक्ति के बाद, लेकिन एज मैक्सिमम 65 वर्ष है। अगर 65 वर्ष पहले हो गई तो भी उसे रिटायरमेंट होना पड़ेगा, और 5 साल हो गए तो भी रिटायरमेंट। तो इनमें से जो काम पहले हो वही मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। इसके बाद लिखते हैं, वह हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। नंबर 3 पे, वह हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। जज बनने की योग्यता रखता हो। योग्यता
रखता हो। तो ध्यान दीजिए, उसके पास योग्यता क्या हो, हाई कोर्ट का जज बनने की। नंबर 4 पे वह कैग बनने की योग्यता भी रखता हो। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल पढ़ा चुका हूं, वह कैग बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। वह कैग बनने की योग्यता भी रखता हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं वह प्रशासन व वित्त की अच्छी जानकारी रखता हो। नंबर 5 पे वह प्रशासन व वित्त की, प्रशासन व वित्त की अच्छी जानकारी रखता हो। वह प्रशासन व वित्त की अच्छी जानकारी रखता हो, अच्छी जानकारी रखता हो। यानी उसे प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी और फाइनेंस की भी जानकारी हो। और नंबर 6 पे वह अच्छा अर्थशास्त्री हो, वह अच्छा अर्थशास्त्री भी हो। अच्छा इकोनॉमिकल नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास अच्छी इकोनॉमिक नॉलेज भी होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं वित्त आयोग के कार्य कौन से हैं जो इतनी बड़ी नॉलेज चाहिए है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं वित्त आयोग के कार्य। वित्त आयोग के कार्य, ऐसे इसके कौन से कार्य हैं जो इतनी बड़ी नॉलेज मांग ली। तो हम पढ़ते हैं इसमें नंबर 1 पे इसका काम केंद्र व राज्य में धन का बंटवारा करना। बिल्कुल सही, इतने पैसे का लेन देन करता है। इसका कार्य, इसका कार्य केंद्र व राज्य में, केंद्र व राज्य में धन का बंटवारा करना है, धन का बंटवारा करना है। और पैसे का बंटवारा सबसे बड़ी सिरदर्दी है, तो जरूर इसके लिए इतनी नॉलेज मांग रखी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका काम राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना भी है, ये भी खूब काम है। इसका कार्य राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना है, राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना है, वित्तीय सलाह देना है, राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना है। इसका काम राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना, बिल्कुल ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम, इसका कार्य आकस्मिक निधि व संचित निधि, कॉन्टीजेंसी फंड व कंसोलिडेटेड फंड, आकस्मिक निधि व संचित निधि में, व संचित निधि में पैसे बांटना है, निधि में पैसे बांटना है। इसका काम आकस्मिक निधि व संचित निधि में पैसे बांटना है, दोनों में पैसे बांटना है। आकस्मिक निधि और संचित निधि में पैसे बांटने का काम करता है। तो ये भी आप याद रखोगे। तो देखिए, ये था आप लोगों का वित्त आयोग। तो वित्त आयोग से रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, निर्वाचन आयोग। तो देखिए, निर्वाचन आयोग से हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 324। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 324। तो इसमें हम पढ़ते हैं निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। इसमें हम पढ़ते हैं, सबसे पहले तो ये लाइन लिख लीजिए, भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति या जिसके सदस्यों की नियुक्ति, जिसकी, या ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी,
राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये भी आप याद रखोगे इसमें। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 325। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 में क्या गिवन है? निर्वाचन नामावली। इसमें गिवन है, शॉर्ट में आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, निर्वाचन नामावली किस आर्टिकल में है? तो आप याद रखोगे, निर्वाचन जो नामावली है, लिस्ट है, जो इलेक्शन लिस्ट है, ये आर्टिकल 325 में है। ये निर्वाचन नामावली है क्या? तो निर्वाचन आयोग लोकसभा व विधानसभा के सदस्यों की नामावली तैयार करता है। तो हम पढ़ते हैं निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग लोकसभा व विधानसभा के सदस्यों की, विधानसभा के सदस्यों की नामावली तैयार करता है, नामावली तैयार करता है, नामावली तैयार करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 326। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में क्या गिवन है? तो आर्टिकल 326 में गिवन है अडल्ट वोट राइट, वयस्क मताधिकार। इसमें गिवन है वयस्क मताधिकार, अडल्ट वोट राइट, वयस्क मताधिकार, यानी 18 साल का वोट डाल सकता है। और ये किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो ये भी मैं लिख देता हूं। तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन। तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन। कब हुआ था 61वां संविधान संशोधन? 1989 में। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में, 1989 में मताधिकार की जो एज है, वोट डालने की जो एज है, वोट डालने की जो आयु है, ये आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई, 18 की गई। तो 21 वर्ष से घटाकर ये कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। तो ये था आप लोगों का निर्वाचन आयोग। तो ये था निर्वाचन आयोग, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम करते हैं भाषा आयोग, भाग 17। तो देखिए, मैं आपको ये भी बता देता हूं, जो ये निर्वाचन आयोग था, ये निर्वाचन आयोग संविधान के कौन से भाग में है? तो ये निर्वाचन आयोग है संविधान के पार्ट नंबर, आप ये भी याद रख लेना, ये संविधान के पार्ट नंबर 15 में है। तो आप याद रखोगे संविधान के भाग 15 में है। इसके बाद हम पढ़ते हैं भाषा आयोग, भाग 17। इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्ट 17, पार्ट 17, जिसमें है पढ़ेंगे भाषा आयोग, जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा आयोग, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भाषा आयोग। अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351 तक इसी में आते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं भारत में कुल 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन लिखते हैं। भारत में कुल 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में कुल 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 63 भाषाएं विदेशी मूल की हैं, जिनमें से 63 भाषाएं विदेशी मूल की हैं, विदेशी मूल की हैं।
तो आप याद रखोगे 63 भाषाएं विदेशी मूल की हैं। इसके बाद याद रखोगे भारत की पहली राजभाषा। हाँ, इसके बाद मैं स्पेसिफिक नोट में वो लाइन करवाने जा रहा हूँ जो मैं आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ और यहाँ पे एक्ट में पढ़ा चुका हूँ, आज फिर करवा रहा हूँ। तो गौर से देखिए बोर्ड पे, भारत की पहली राजभाषा, भारत की पहली जो राजभाषा है वो 1590 में अकबर के समय में बनी थी और इस भाषा का नाम क्या है? फारसी। तो हम पढ़ते हैं फारसी भारत की पहली राजभाषा 1590 में बनी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत की दूसरी राजभाषा 1833 में बनी थी। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। और ये कौन सी बनी थी? अंग्रेजी, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश, जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, इंग्लिश, अंग्रेजी। इसके बाद हम पढ़ते हैं 14 सितंबर 1949 को। इसके बाद हम पढ़ते हैं 14 सितंबर 1949 को, 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा करने की, हिंदी हमारी राजभाषा करने की घोषणा की गई, राजभाषा करने की घोषणा की गई। तो ये आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं 26 जनवरी 1900, इसके बाद आप याद रखोगे 26 जनवरी 1965 को हिंदी हमारी राजभाषा लागू की गई। तो लागू कब हुई थी? 26 जनवरी 1949 को लागू हुई थी। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इसके बाद आप याद रखोगे जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय जो हिंदी डे है, नेशनल जो हिंदी डे है, वो कब बनाया जाता है? 14 सितंबर को। और आप याद रखोगे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है ये कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 10 जनवरी को, ये बनाया जाता है 10 जनवरी को। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके आर्टिकल। तो मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके आर्टिकल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 343। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 343। तो आर्टिकल 343 में क्या है? संघ की एक राजभाषा होगी। आर्टिकल 343 में लिखा है संघ की एक राजभाषा होगी, संघ की एक राजभाषा होगी। और ये राजभाषा कौन सी है? हिंदी। तो संघ की एक राजभाषा होगी, ये कौन सी है? हिंदी। इसके बाद अनुच्छेद 345, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 345। इसमें क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है, आप लिखोगे राज्य को हक है, राज्य को हक है वह अपने राज्य की राजभाषा में, वह अपने राज्य की राजभाषा में, राजभाषा में प्रशासन चला सकता है, प्रशासन चला सकता है, अपने राजभाषा में प्रशासन चला सकता है। हाँ, नोट में ये बात भी लिख लेना, राज्य चाहे तो, हरियाणा में यही लागू है, राज्य चाहे तो हिंदी में, हिंदी को राजभाषा अपना सकता है, हिंदी को राजभाषा अपना सकता है, यह हिंदी में अपना प्रशासन चला सकता है। आपको मैं एक बात बता दूं, भारत के, याद रखेंगे आप, भारत के
46% लोग हिंदी बोलते हैं। भारत के 46% लोग हिंदी बोलते हैं। तो आप ये याद रखोगे, भारत के 46% जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 348। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 348। तो जो आर्टिकल 348 है इसमें क्या गिवन है, तो इसमें गिवन है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की भाषा, हाई कोर्ट की भाषा इंग्लिश होगी। इनकी जो भाषा है वो कौन सी है, इंग्लिश होगी। तो ये आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 351। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 में क्या गिवन है वो देखिए। तो आर्टिकल 351 में है सरकार का कर्तव्य है वह हिंदी भाषा का विकास करे। तो इसमें लिखा है सरकार का कर्तव्य है वह हिंदी भाषा का विकास करे, वह हिंदी भाषा का विकास करे, हिंदी भाषा का विकास करे। तो देखिए ये हाँ आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो मैंने सारी की सारी करवा दी हैं। इनसे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों का, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वित्त आयोग। तो आर्टिकल 280 के अंदर वित्त आयोग गिवन है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इसमें एक मुख्य है व 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति हर 5 साल में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज या तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी इनमें से पहले हो वही होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं वह हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता भी रखता हो, वह कैग बनने की योग्यता भी रखता हो, वह प्रशासन व वित्त की अच्छी जानकारी रखता हो, वह एक अच्छा इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री हो। इसके बाद है वित्त आयोग के कार्य क्या क्या हैं। इसका कार्य केंद्र व राज्य में धन का बंटवारा करना है। इसका कार्य राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना भी है। इसका कार्य आकस्मिक निधि व संचित निधि में पैसे बांटना भी है। इसके बाद है निर्वाचन आयोग जो भाग 15 में है, जो आर्टिकल 324 में गिवन है। तो आर्टिकल 324 में ये है भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसके सदस्यों की नियुक्ति। आर्टिकल 325 में लिखा है निर्वाचन नामावली यानी कि इलेक्शन लिस्ट। तो यहां पे क्या लिखा है, निर्वाचन आयोग लोकसभा व विधानसभा के सदस्यों की निर्वाचन नामावली भी तैयार करेगा, ये इस बात लिखा है। इसके बाद है आर्टिकल 326 मोस्ट इंपोर्टेंट अडल्ट वोट राइट वयस्क मताधिकार, जिसमें हम पढ़ते हैं 61वें संविधान संशोधन 1989 में क्या किया गया, अडल्ट वोट राइट की जो एज है, वयस्क मताधिकार की जो एज है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसके बाद पढ़ते हैं पार्ट 17 भाषा आयोग 343 से लेकर 351 तक। तो भारत में कुल 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, ये भी ध्यान रखना, जिनमें से 63 भाषाएं विदेशी मूल की हैं, बाकी सारे भारत की हैं। ये भाषा नहीं है, 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, यानी कि इनमें बोलियां भी शामिल हैं। इसके बाद भारत की पहली राजभाषा 1590 में अकबर के समय में फारसी बनी, बार बार करवा चुका हूं। भारत की दूसरी राजभाषा 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में इंग्लिश राजभाषा बनी। इसके बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा की घोषणा हुई और 26 जनवरी 1965 को हिंदी हमारी राजभाषा लागू हुई। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को बनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को बनाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं
आर्टिकल 343 संघ की एक राजभाषा होगी, जो कौन सी होगी? हिंदी। आर्टिकल 345 में लिखा है राज्य को हक है वो अपनी एक राजभाषा अपना सकता है और उसमें अपना प्रशासन भी चला सकता है। और ये भी लिखा है राज्य चाहे तो अपना प्रशासन हिंदी में चला सकता है या राज्य चाहे तो अपनी राजभाषा हिंदी रख सकता है, जैसे हरियाणा। और भारत की 40% जो लोग हैं वही हिंदी बोलते हैं, यानी 50% से भी कम है। आर्टिकल 348 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की भाषा इंग्लिश होगी, वो इंग्लिश में काम करेंगे। और आर्टिकल 351 में लिखा है सरकार का कर्तव्य है वह हिंदी भाषा का विकास करे। तो ये थे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी जो मैंने करवा दी हैं। आई होप आज की क्लास समझ आई होगी। बाकी पढ़ते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को। टाटा बाय बाय।